असलम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आइए अब न्यू नावल का पार्ट नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये नावल अच्छा लग गया तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और प्लीज उसके साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। सूरज की किरण क्षण से आती हुई खिड़की के पार बेड पर सोए हुए वजूद पर पड़ी। सूरज की रोशनी उसके चेहरे को चमका रही थी। इस वजूद ने रोशनी से मुस्कुरा कर अपना मुंह कंफर्टर में छुपा लिया। जब कुछ ही देर में कुछ शोर की आवाज सुनते उसने अपने ऊपर से कंफर्टर उठाया और एक जान लेवा अंगड़ाई लेकर बेदार हुई। हैजल ग्रीन बड़ी बड़ी आंखें और हीरे जैसी चमक, चेहरा सफेद साफ और चिकना बिल्कुल मलाई की तरह बनना लगता था। तीखी नाक और सुरख गाल और लंबी मुड़ी हुई पलकें। वो कुछ देर अपनी आध खुली हुई आंखों से सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रही थी और टाइम पर नजर दौड़ी। टाइम देखा तो 8:30 बज रहे थे। यह देखते ही उसकी नींद बग से उड़ी और वह जल्दी से कंफर्टर उठाते हुए वॉशरूम में चिपक से बंद हो गई। वॉशरूम से फ्रेश होकर आने के बाद उसने अपने लंबे लाइट ब्राउन बालों में हाथ फेरा और रास्ते में ही एक हाथ अटक गया था। पता नहीं वो कौन सी लड़कियां होती हैं जो बालों में हाथ फेर कर बालों को सेट कर लेती हैं और हमारे बाल सुबह उठते ही घोंसले का मंजर पेश करते हैं। उसने झंझलाई हुई आवाज में गया कर ब्रश को उठाया और कंघी करने लगी। वह आईने के सामने खड़ी अपनी तैयारी देख रही थी। शॉर्ट फ्रॉक के साथ ही जीन्स और पोनी टेल में वो बहुत ही क्यूट लग रही थी। अब वो नीचे जाने के लिए तैयार थी। इतने में बी अम्मा उसे आवाजें देती हुई अंदर दाखिल हुई। एनी बेटा, मैं कब से तुम्हें जगाने के लिए कह रही थी लेकिन तुम उठी नहीं हो। वह बड़बड़ाती हुई दाल हुई और हमारी प्यारी बीजान, हम बस आने ही वाले थे। एनी ने उनके गले का हाथ बनते हुए कहा। वो दोनों सीढ़ियां उतरते हुए लॉन्च में दाल हुई जहाँ डाइनिंग टेबल पर भरपूर रौनक लगी हुई थी। यह अफंदी हाउस का मंडल था जहाँ करीम अफंदी अपनी जोजा जरीना अफंदी के साथ रहते थे, जिनके 2 बेटे और 1 बेटी थी। सबसे बड़े आदल अफंदी है जिनकी शादी उनके हालाजात राहत अफंदी से हुई। उनके बाद आती है अदील अफंदी जिनकी शादी राहत अफंदी की छोटी बहन फरत अफंदी से हुई। और सबसे आखिर में आती है लैला अफंदी। सबसे बड़े आदल अफंदी के 2 बेटे और 1 बेटी है। सबसे बड़ा हादी, फिर हदीद और हानिया। और सबसे छोटे अदिल साहब के 2 बेटे और 2 बेटियां हैं, अली और कबीर जोड़वा। उसके बाद मायरा और सबसे छोटी मशाल। सबसे आठ में आती है लैला अफंदी और उनकी 1 बेटी है एनी। लैला अफंदी ने अपनी मर्जी से यूनिवर्सिटी के लड़के अहमद शाह से मैरिज की, जिसकी वजह से उनके घर वाले उनसे काफी अरसे नाराज रहे। क्योंकि वह घर की लाडली थी इसलिए उन्हें माफ कर दिया गया। लेकिन लैला के ससुराल में उन्हें काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा क्योंकि लैला के ससुराल में काफी लोग लैला को पसंद नहीं करते थे। लैला की एक ही बेटी थी एनी। शादी के 9 साल बाद एक साजिश के तौर पर एक कार हादसे में लैला का इंतकाल हो गया और खुशकिस्मती से एनी बच गई, जिसका उसके दुधार वालों को नहीं पता। और एनी के ननियाल वालों ने एनी को छुपाकर बेरंड मुल्क आला तालीम के लिए भेज दिया। एनी हर साल अपने ननियाल का चक्कर लगाती है। उस साल वो अपनी तालीम को मुकम्मल करने अपने ननियाल आ गई थी क्योंकि उसके नाना की तबीयत खराब है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। एनी ने लॉन्च में दाल होते हुए कहा और आते ही करीम साहब के गले लगी। आए हाय लड़की, ये कोई वक्त था उठने का। तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी। जरीना बीबी ने उसे डरते हुए कहा। हम बिल्कुल ठीक है हमारी जोहरा जबीन। एनी ने जरीना बेगम का गाल चूमते हुए कहा और कुर्सी पर बैठ गए। एनी को देते हुए हादी के माथे पर बल पड़े। उठ गई नींद की शदाई। एनी ने कुर्सी खींचकर पर बैठते हुए कहा, हाँ जैसे तुम सहरी के वक्त उठते हो ना। एनी ने हिसाब बराबर करते हुए कहा, मुझे भूखे मारने का इरादा था आज तुम्हारा मिसनी। अली ने दहाई देते हुए कहा, तुम तो हो ही सदा के भूखड़। एनी ने फौरन हिसाब बेबाक करते हुए कहा, क्यों मायरा। बिल्कुल सही कहा मायरा ने फौरन फौरन जवाब अली के मुंह पर मारते हुए कहा, जिस पर वो अपना मुंह सा लेकर आ गया। मौसम सरमा अपने अरूज पर था। दिन का आगाज हो चुका था। ऐसे सफेद संगमरमर के पत्थर से बनी हुई ये कद और हवेली शान से जगमगा रही थी। इस हवेली के साथ कुछ इस तरह थी। दाएं तरफ की दीवारों पर शीशे लगे हुए थे। जमीन पर मुख्तलिफ किस्म के महंगे पत्थर अरासा थे। यूं कहा जाए कि यह हवेली कम और सफेद महल ज्यादा लगता है तो कुछ गलत ना होगा। यह सफेद हवेली अपने अंदर हजारों राज दफन किए एक शान से बर्जमान है। ऊंचे कद आवर मरकजी गेट पर 5-6 मसला अफराद खड़े थे। दफ्तर हारन की आवाज पर फुर्ती से गेट खोले जाने लगे। दरवाजे के दोनों पट खुलते ही एक हाई रोलिक्स अंदर दाखिल हुई थी। अकब के खुले हिस्से में 4 मसला अफराद गाड़ी के रुकते ही फुर्ती से नीचे उतरे और गाड़ी का अगला दरवाजा खोला और एक 28 साल शख्स को अपना कोट दुस्त करते हुए बाहर निकला। गोरी रंग पर पुरकशिश चेहरा, 2 इंच की घनी दाढ़ी, जदीद तरह से बनी हुई हल्की मूछें जो इस पर बहुत ही सूट कर रही थी, ब्राउन बाल, जदीद तरह से बना हुआ हेयर स्टाइल और पुरकशिश डिम्पल जो उसका सबसे मुनफरिद बनाता था। उसको देते ही किसी हॉलीवुड के हीरो का गुमान होता था। ये कल का आया बच्चा अरमान शाह के सामने खड़ा होगा। जरा पता तो लगा बख्श ये किसके बलबूते पर इतनी हवाओं में उड़ रहा है। उसके सुनहरी माथे पर लुटूं का जाल था। उसकी बाड़ी आवाज में गुस्सा पर ना था। लगता है कि मीटिंग अच्छी नहीं रही, बख्श ने सोचा। वो तेज कदम चलता हुआ अंदर की जाना बढ़ गया। हाल में कदम रखते ही उसकी निगाह सामने खड़ी तैयार सानिया, अरीबा और अलिशा पर पड़ी। कहाँ की तैयारी है गुड़िया।
उसने सानिया को गले लगाते हुए पूछा, भाई आज हमारा यूनिवर्सिटी में फंक्शन है और अरहम हमें छोड़ने जा रहा है। सानिया ने सलीके से जवाब दिया। इतनी देर में अरहम सिरा उधरता हुआ दिखाई दिया। व्हाट्सअप ब्रो, अरहम ने स्टाइल से पूछा। बहनों को ध्यान से छोड़कर और अरमान ने उसकी बात पर गौर किए बगैर कहा। उसकी बात सुनते ही तीनों लड़कियों की हंसी छूट गई। क्या भाई, मेरी बात की कोई वैल्यू ही नहीं है? अरहम ने मुंह बसोड़ते हुए कहा। हो तो तुम थाली के बैंगन ही ना। अरीबा ने चिटकाला छोड़ा और फिर सबकी हंसी छूट गई। और तुम क्या हो भूतनी? अरहम ने हिसाब बराबर किया। उससे पहले कि जंग का आगाज शुरू होता, अरमान ने अरहम को वार्न किया कि वो जाओ, उन्हें छोड़कर आओ। अरहम सुनते हुए इन तीनों को छोड़ने चला गया। उसके जाते ही अरमान महमद शाह और रुबीना शाह के कमरे में दाखिल हुआ। अस्सलाम वालेकुम, उसने कमरे में दाखिल होते हुए कहा। वालेकुम सलाम। महमद शाह ने अहबाब को तय करके मेज पर रखते हुए कहा। अस्सलाम वालेकुम दादी साईं। वालेकुम सलाम। रुबीना ने उसके चेहरे पर चूमते हुए कहा। कैसी रही तुम्हारी आज की मीटिंग? अहमद शाह ने पूछते हुए कहा। प्रोजेक्ट का क्या बना? ऐसा कभी हुआ है कि कोई प्रोजेक्ट अरमान शाह को ना मिला हो? ये प्रोजेक्ट भी मुझे ही मिला, अल्लाह के फजल से और आपके दुआओं से। शाबाश मेरे पोते। इस कामयाबी की खुशी में रुबीना बेगम एक अच्छे से खाने का एहतमाम करवाओ। जी जरूर शाह साईं। रुबीना ये कहते हुए बैठ को लगी। कुछ देर बाद ही उसे बातें करने के बाद वो सीना चढ़ते हुए अपने कमरे में दाखिल हुआ, जहाँ दीवार पर चारों तरफ उसकी जिंदगी की नुआई थी। एक तस्वीर को पकड़कर उसने गौर से देखा और उसको चूम कर अपने सीने से लगा लिया। कहाँ हो तुम? कहाँ ढूंढूं मैं तुम्हें? मुझे पता है तुम मेरे आस पास हो, लेकिन कहाँ? सब समझते हैं तुम मर गई हो, लेकिन मैं जानता हूँ तुम्हें कुछ नहीं हुआ, क्योंकि मेरी धड़कनें अभी तक चल रही हैं, जो इस बात का सबूत है कि तुम मेरे आस पास हो, क्योंकि इस दिल में बसती हो। हमारे दरमियान कोई ऐसा रिश्ता नहीं है जो आसानी से बुलाया जा सके। तुम मेरी हर आती जाती सांस की जमानत हो। फिर क्यों हमारे दरमियान फासले हैं? मुझे यकीन है कि हम इस आजमाइश में जरूर कामयाब होंगे। मैं बहुत जल्द तुम्हें ढूंढ लूंगा। वह तस्वीर को सीने से लगाते हुए बेड पर डर गया। ये था शाह हवेली का मंजर, जहाँ महमद शाह अपनी बेगम रोबीना शाह के साथ क्रोफर से रह रहे थे। उनके 3 बेटे और एक बेटी थी। सबसे बड़े हैं सुल्तान शाह, जिनकी बीवी सलीमा बेगम थी। उनसे छोटे मुराद शाह, जिनकी बेगम सलमा बेगम थी। उनके बाद बारी आ जाती है बल्कीस शाह की, जिनकी शादी उनके ताया साथ सुभान से हुई। और आहड़ पर आते हैं अहमद शाह, जिनकी शादी लैला अफंदी से हुई। सुल्तान शाह के 2 बच्चे हैं, एक उवैस और अरीबा। मुराद शाह के 3 बच्चे हैं, सबसे बड़ा अरमान, फिर अरहम और फिर आती है सानिया। बल्कीस बेगम की सिर्फ एक ही बेटी है अलीशा, और अहमद शाह की भी एक ही बेटी है एनिशा। मिस्टर हैंडसम, आपने अपनी दवाइयां ले ली हैं कि नहीं? एनी ने करीम साहब से लाड से पूछा। अरे कहाँ मजाल, जो तुम्हें देखे बगैर इनका एक लुकमा भी अंदर जाए। जरीना अफंदी ने तपे हुए लहजे में कहा। मिस्टर हैंडसम, डेट्स नॉट फेयर। अगर आपने दवाइयों के मामले में इस तरह का बर्ताव किया तो फिर हम वापस चले जाएंगे। एनी ने मुस्लिम नाराजगी से कहा। बेटा ऐसा क्यों कह रही हो? करीम साहब ने दहलते हुए कहा। तुम आ गई हो, तुम्हारा इंतजार था, अब खाता हूँ ना। करीम साहब ने फौरता पर अमल किया, मुबादा कहीं वो सच में नाराज ना हो जाए। उनकी फुर्ती देखकर सब की हंसी छूट गई। उसका कहा, कैसे टालते, उसी में तो जान बसती थी उनकी। वेरी गुड, इस तरह हमारा हर कहा मानते जाएं और कल से हम वाक पर जाया करेंगे, क्योंकि अब सेहत पर नो समझौता। एनी ने फटाफट अपने अगले लाइल अमल से उन्हें आगाह किया। इन्हें फिर देखिएगा, पहले की तरह आप कैसे जवान होते हैं, क्योंकि जवानी फिर नहीं आनी। अली ने बीच में शोशा छोड़ा और ये पड़ा अली को गर्दन पर हथरा दादी की तरफ से। वल्लाह दादी, आपने तो मेरी गर्दन तन से जुदा कर दी। अली ने अपनी 2 नंबर एक्टिंग चालू की। ये तो सारे ही बेहदाते मेरे खानदान में पैदा हो गए हैं। अली दादी को उनकी बातें एक आंख ना पाई। नाकिंग की आवाज पर अरमान की आंख खुली। टाइम देखा तो दोपहर के 3 बज रहे थे। तुम्हारे साथ बताए हुए वक्त का पता ही नहीं चलता। अरमान ने तस्वीर को मोहब्बत भरी नजर से देखते हुए कहा और तस्वीर को सर पर रखकर आने वाले को अंदर आने की इजाजत दी। यस कम इन। बख्श इजाजत मिलते ही अंदर दाखिल हुआ। कहो बख्श, अरमान ने आने के बाद दरियाफ्त किया। बॉस, 1 घंटे में तुर्क डेलीगेशन से आपकी मीटिंग है, उस लड़के का क्या बना? अरमान ने सुबह वाले लड़के की बाबत दरियाफ्त किया। बॉस, लड़के का नाम साइम दरानी है। दरानी इंडस्ट्री के मालिक, जो के जवाद दरानी का बेटा है, उसी के बलबूते पर उड़ रहा है। बख्श ने अपनी बात मुकम्मल करते हुए कहा। अभी तो सिर्फ यही मालूम हुआ है बॉस। 25 मिनट, सिर्फ 25 मिनट है तुम्हारे पास बख्श। 25 मिनट के अंदर अंदर मेरे ऑफिस पहुंचने तक उसका कंप्लीट बायोडाटा मेरे टेबल पर मौजूद हो। अरमान ने वार्निंग देते हुए लहजे में कार उड़कर ड्रेसिंग टेबल की जाने बढ़ गया। बख्श ने जान की हिलासी होने पर शुक्र अदा किया। और उसके बाद के आगे टकना किसी आम बंदे के बस की बात जो नहीं थी। यूनिवर्सिटी में हर तरफ रंगों का सैलाब आया हुआ था। जैसे कहीं डेस्क सिस्टम अरेंज किया हुआ था, तो कहीं भी कोई गाने की प्रैक्टिस कर रहा था। यूनिवर्सिटी के कॉरिडोर को बहुत ही रंग बिरंगे कमकुम से सजाया गया था। हर डिपार्टमेंट के बाहर मुख्तलिफ किस्म के बैनर्स लगे हुए थे। यूनी के ग्राउंड में भी बहुत रश था। हर कोई अपनी तैयारी में मसरूफ था। जगह जगह लड़के और लड़कियों की टोलियां खड़ी हुई थी।
लड़कियों की तो सच दर्ज ही निराली थी और लड़के भी कुछ कम नहीं लग रहे थे, हर कोई एक से बढ़कर एक लग रहा था। तुम्हें क्या लगता है कि इस दफा कौन सा डिपार्टमेंट विन करेगा, साइंस या इंग्लिश? अरीबा ने सानिया के पास आते हुए पूछा। मुझे लगता है साइंस डिपार्टमेंट, क्योंकि पिछली दफा भी वही जीते थे, उनके पास अच्छे कंपिटिटर्स हैं। सानिया ने अपने ख्याल का इजहार किया। तो अलीशा कहाँ है? अरीबा ने पूछा। जब हम आए थे तब तो वो साथ ही थी, सानिया ने जवाब दिया। अब काफी देर से उसे देखा नहीं। ओके, कैफे चलते हैं, मुझे बहुत ही भूख लग रही है। अलीशा ने शायद वही होगी, अरीबा ने सानिया का हाथ पकड़कर लेकर जाते हुए कहा। वो दोनों आगे पीछे चलती हुई कैफे के अंदर दाखिल हुई। कैफे के गर्म नरम माहौल ने उनकी तबीयत पर काफी अच्छा असर छोड़ा था। यार बाहर तो बहुत ही ठंड थी, सानिया ने ठहरते हुए कहा। यार खानों की इतनी अच्छी खुशबू से मेरी भूख और बढ़ उठी है, अरीबा ने कहा। उन्होंने जिंगर फ्राइज और कोक ली और आकर एक खाली डिब्बे पर बैठ गई। वो दोनों खाने में मशगूल थी जब अरीबा की नजर अरहम पर पड़े। ये लड़का किन हवाओं में है उसको तो मैं अभी बताती हूँ। अरहम, जो कि लड़कियों के बीच बैठकर हंसी मजाक कर रहा था, अरीबा को एक आंख ना बाया। अरीबा ने कहते हुए जट से फोन निकाल कर उसकी धड़ाधड़ तस्वीरें ले ली। अब मैं ये अरमान भाई को दिखाऊंगी। सानिया ने एक पल को उसकी तरफ देखा और कहा, तुम क्यों जेलस हो रही है? मैं और जेलस, वो भी उस गंजू से कभी नहीं। अरीबा ने झट इनकार किया। वो अलग बात है, उसका मुंह पूरा सुरख हो पड़ा था। वो दांत कुछ कुचाते हुए अरहम को देख रही थी। अरीबा अपने अंदर की फीलिंग से खुद भी अनजान थी। उसको लड़कियों के साथ देखकर मुझे बुरा क्यों लग रहा है, अरीबा ने दिल में सोचा और साथ जड़ते हुए खाने में मशगूल हो गई। अरे यानी, तुम कहाँ जा रही हो? राहत बेगम ने एनी को बाहर जाता हुआ देखते हुए पूछा। मामी जान, आपको तो पता है ना, यंग जनरेशन यूनिवर्सिटी गई हुई है और घर पर हम बोर हो रहे थे तो सोचा कि क्यों ना अपनी फेवरेट जगह पर चले जाएं। एनी मासूम सूरत बनाकर कहा। एनी बेटा, आपको पता है ना कि बाबा जान अगर आपको थोड़ी देर घर पर ना देखें तो परेशान हो जाते हैं। राहत बेगम ने करीम साहब की तरफ इशारा करते हुए कहा। मामी जान, हमने पूरी तरह से तसल्ली कर लिया कि मिस्टर हैंडसम इस वक्त सो रहे हैं और मैं थोड़ी देर के लिए यूं गई और यूं आई। एनी ने आंख मारते हुए कहा। और 9 2 11 हो गई। उफ, ये लड़की बिना। राहत बेगम सरपटती हुई रह गई। ये रही बात साइम दुरानी की फाइल। बख्श ने अरमान के सामने साइम का बायोडाटा रखते हुए कहा। अरमान ने आईब्रो झुकाकर जैसे बोलने का इशारा किया। इशारा मिलता ही बख्श ने मालूमात फराहम करना शुरू की। साइम दुरानी, उम्र 22 साल, पैदाइश कोयटा, रहाइश बलोचिस्तान, तालीम बिजनेस अकाउंटिंग 3 सेमेस्टर पर यूनिवर्सिटी। और कुछ अरमान ने हनकोड़ा पढ़ते हुए कहा। और बात कुछ मशकूक मालूमात के बारे में पता चला है, जिसके जैसे कि यह किसी गैर कानूनी सरगर्मी में मुलविस है जिसमें ज्यादातर ड्रग्स डीलिंग्स आती है। साइम दुरानी पर यूनिवर्सिटी में अपने दोस्तों के साथ मिलकर मनशियात फरोख्त करता है, वो भी डके छुपे बगैर, किसी के इल्म में लाए बगैर। डेट्स ग्रेट न्यूज, इस पर नजर रखो। बख्श, मुझे इसकी पल पल की खबर मिलनी चाहिए, अरमान की आंखों में चमक लिए हुए कहा। इतने में 28 साल हुबरू नौजवान दौड़ते हुए दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। सॉरी सर, मैंने उन्हें बहुत ही मना किया, मगर किससे मना बगैर अंदर दाखिल हो गया है। अरमान ने सेक्रेटरी ने हड़बड़ाते हुए कहा। आप जाएं मिस शाइना, उनका तो मामूल है इस तरह आना, अरमान ने लतीफ सा तंज करते हुए कहा। शाइना इजाजत मिलते ही बाहर निकल गए। यार तूने कैसे कैसे लोग रखे हैं जिनको मेरा नहीं पता, इस नौजवान ने बुरा बनाते हुए कहा। क्यों, तू कहीं का डीसी लगा हुआ है क्या? नहीं भी लगे तो क्या हुआ, लग जाएंगे। आफ्टर ऑल आई एम दुबेर। हाँ, दबेर ने बालों में एक स्टाइल से हाथ मारते हुए कहा। तुझे शर्म नहीं आती? क्या करो, मुझे आती नहीं है, सबकी जाती नहीं है, दबेर ने उतारते हुए कहा। अरमान ने उसे पेपर वेट खींच कर मारा, जैसे उसने शान बेनाराजी से कैच कर लिया। शुक्रिया, दबेर ने आंख मारते हुए कहा। कौन यकीन करेगा कि मैं तुझसे कड़वे करेले का दोस्त हूँ? मुझ जैसा हैंडसम और गुड लुकिंग कहीं से भी तेरे जैसा सरू का दोस्त नहीं लगता। दबेर ने अपनी शान में कसीदे पड़े। चल अब काम की बात कर, अरमान ने सीरियस होते हुए कहा। आंटी ने मुझे कॉल पर कहा था कि मैं तुमसे शादी के बारे में बात करूं। दबेर ने कुछ देर रुककर अरमान के एक्सप्रेशन देखे। जब तुम्हें पता है कि मैं उसी से शादी करूंगा तो तुम बार बार एक ही बात क्यों करते हो? अरमान ने दोनों हाथ टेबल पर मारते हुए कहा। दबेर की बात सुनकर ही अरमान का बीपी हाई हो गया। मैं जानता हूँ, मैं सब जानता हूँ, लेकिन अगर वो तुम्हें कभी ना मिली तो फिर? दबेर ने डाल की बाबत दरियाफ्त किया। उसे मिलना होगा, वो जिंदा है, मरी नहीं है वो। क्या तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं? अरमान ने आंखों में कर्ब लिए हुए दबेर से पूछा। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, लेकिन आंटी और अंकल को कब तक तकलीफ दोगे? जब तक वो मिल नहीं जाती। मुझे किसी से इस बारे में बात नहीं करनी, तो इस टॉपिक को यहीं पर क्लोज करो, अरमान गुस्से से कहकर ऑफिस से बाहर निकल गया। ये वो मंजर था जो हर रोज देखता था, जहां आने के लिए वो पूरी रात इंतजार करता था। साहिल समंदर पर आने के बाद उसकी तबीयत काफी खुशगवार सी हो गई थी। जूते उतारकर पैंट फोल्ड करके पानी में पाँव डालकर चलना उसको अच्छा लग रहा था।
वो यूं ही नरम गरम रेत पर चल रहा था कि उसने इधर उधर देखा तो उसकी निगाह एक मर्द पर ठहर सी गई। पहले जब वो यहाँ तक कहा था तब वो सिर्फ अकेला था, मगर आज कोई और भी था जो उसकी तरफ गरूब आफ्ताब को देखने में मगन था, जो हल्की धुंध से ढका हुआ था। एक छोटी सी चट्टान पर एक लड़की बैठी हुई थी। उसके सफेद पाँव उसके सफेद पाँव लहरों से टकरा रही थी, जो कि उसके पाँव को भगो कर वापस जाती। उसके बुरे बालों की लटें इधर उधर झूम रही थी, मगर उसने बालों को समेटने की जहमत ना की। उसने जीन के साथ सफेद और नीले रंग का शार कुर्ता पहना हुआ था, जिसे समंदर की लहरें उसके कुर्ते पर रक्स कर रही हो, और पानी में सीपों का ब्रेसलेट पहना हुआ था। वो समंदर से निकली हुई कोई परी लग रही थी। अरमान गाड़ी के बोनट से टेक लगाकर खड़ा था। उस लड़की में कोई बात ऐसी तो थी जो अरमान इस लड़की को देखने लगा और मसलसल देखने पर मजबूर हो गया। अरमान अभी तक उसका चेहरा नहीं देख पाया था, क्योंकि वो जरा तिरछी होकर बैठी हुई थी, जिससे उसका नीम रूह ही नजर आ रहा था। अरमान के बाल हल्के गीले थे और हाथ भी नम थे। वो लड़की बिल्कुल साखत बैठी थी, जैसे इस मंदिर का हिस्सा हो। जब अचानक इस लड़की का फोन बजा, उसे कॉल यस करते हुए कान से लगाया। इस समय खामोशी का पहरा था, तो साफ आवाज एक दूसरे तक पहुंच रही थी। जी जी मामी जान, बाबा जान उठ गए हैं। जी हम अभी आ रहे हैं। जी हम बस निकलते हैं। ठीक है हम आते हैं, उनकी दवाइयाँ ले आएंगे। उसने कॉल बंद की और जाने के लिए उठ पड़ी। जाते हुए उसने अपना सेल फोन उसमें से हसीन मंदिर को कैद किया। अब अरमान को उसका पूरा चेहरा दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसने पहले भी इसे कहीं देखा था। वो लड़की उसके करीब से अपने ध्यान गुजर गई थी। उसके जिस्म से दिल फड़े परफ्यूम की खुशबू उठ रही थी। अरमान ने मुड़कर उसकी पूछ को देखा और कुछ देर के लिए खो गया, फिर साथ जड़ते हुए अपनी कार में सवार हो गया। एनी आज फिर साल बाद इस मंदिर के सामने थी, जहाँ आकर उसने अपना हर दुख भूल जाता था। क्यों ये मंदिर हमें इतना अपना सा लगता है? क्यों हम यहाँ पर हर दुख भूल जाते हैं? क्यों हम अपने आप को पुरस्कृत महसूस करते हैं? एनी ने उससे पूछा, मगर कोई जवाब ना मिला। सूरज गुरूब होने को था और उसकी सूरज रोशनी पूरे आसमान पर फैल चुकी थी। समंदर पर सूरज की किरणें बहुत ही अच्छा रंग छोड़ रही थी। धुंध के बस बहुत ही ठंड हो रही थी, जिसकी वजह से एनी की नाक लाल हो गई थी। इस मंजर को देखते हुए जैसे एनी की रूह तरोताजा हो गई थी। वो न जाने कब तक यहीं बैठी रहती जब उसका फोन बज उठा और मामी जान मैं उसे नानू के उठने और वापस आने के बाद दरियाफ्त किया और वापसी पर आते हुए दवाइयां लेकर आने की हिदायत दी। एनी जाने के लिए उठ खड़ी हुई। जाते हुए उसकी नजर एक खूबरू नौजवान पर पड़ी, मगर वो इग्नोर करके चले गए। जब वो मेडिसिन लेकर क्लिनिक से निकली तो उसका जोरदार तसादम हुआ। आ और ये गिरी एनी नीचे। या अल्लाह हमारी टांग गई गई, हमारी टांग टूट गई। अब हम चलेंगे कैसे? या अल्लाह हम शादी से पहले ही लंगड़े हो गए, अभी तो हमारी शादी भी नहीं हुई। मोहतरमा, अरमान जो तेजी से पहचान गया था, उसके यूं बलबला करने पर उसे मुहातब किया। उसके मुहातब करने पर एनी ने हुनवा नुज़ से उसकी तरफ देखा, जिसकी वजह से वो उसे मुसीबत में फंस गए थे। क्या है? बाहर खाने वाले अंदाज में पूछा गया। आइए मैं आपकी मदद कर दूं। अरमान ने मदद के लिए कहा। खबरदार खबरदार, जो अगर आपने हमें हाथ भी लगाया तो आपकी वजह से हम इस हाल को पहुंचे हैं। एनी ने रोते हुए कहा। अपने आप को हम कहकर मुहातब करने पर जहाँ अरमान को किसी की याद आई थी, वही उसकी आंखों में आंसू देकर एक पल को ठटका था।